हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 14 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 15 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर 15 है हमारा पर्यावरण। तो फ्रेंड्स, हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं, है ना। इस शब्द का प्रयोग प्रायः जो टेलीविज़न में, समाचार पत्रों में और हमारे आसपास के लोगों के द्वारा हमेशा किया जाता है। फिर हमारे आसपास में लोग कहते हैं कि अब हमारा पर्यावरण मतलब हमारा वातावरण वैसा नहीं रहा जैसे कि पहले था, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। तो पर्यावरणीय जो समस्या है उस पर चर्चा के लिए विकसित और विकासशील देश में जो वैश्विक सम्मेलन है वो हमेशा मतलब नियमित रूप से होते रहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो पर्यावरण में किस प्रकार से उनका अन्योन्य क्रिया होता है आपस में, है ना, और हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। क्लास 9th में हमने जाना था कि बहुत सारे पदार्थों का चक्रण जो है ना, पर्यावरण में अलग अलग जैव भौगोलिक रासायनिक चक्रों में होता रहता है ना। कार्बन चक्र के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ठीक। तो इन चक्रों में अनिवार्य पोषक जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और जल एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। अब हम जानेंगे कि मनुष्य की जो गतिविधियां हैं वो इन चक्रों को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखते हैं 15.1 क्या होता है जब हम अपने अपशिष्ट पर्यावरण में डालते हैं। तो हमारी जो डेली लाइफ है, डेली जो रूटीन है ना, उसमें हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। और इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या हैं, तो जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमने जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन जो है वो अलग अलग एंजाइमों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता है। तो एंजाइम अपनी क्रिया में स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं, है ना। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन या अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती, है ना। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ हैं जैसे कि प्लास्टिक, उसका अपघटन जीवाणु और दूसरे जो मृत जीवों के द्वारा नहीं हो सकता। और इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा और दाब का प्रभाव होता है, पर वो सामान्य अवस्था में बहुत लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, है ना। प्लास्टिक और जो दूसरे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो, ठीक है। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जो खाद में बदल जाते हैं, खाद के रूप में, या फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो हम आगे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। फिर वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, ठीक है। तो ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय मतलब इनर्ट होते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। फिर क्या करते हैं, ये पर्यावरण के जो और भी घटक हैं उनको हानि पहुंचाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं 15.2 परितंत्र, इसके संघटक क्या हैं। तो फ्रेंड्स, सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव, है ना, ये भौतिक कारकों में परस्पर इसमें अन्योन्य क्रिया होती रहती है। अन्योन्य क्रिया मतलब एक दूसरों से क्रिया करते हैं, ठीक है, और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। तो किसी क्षेत्र के सभी जीव वातावरण के अजैव कारक जो हैं वो संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं, ठीक है। और एक परितंत्र में सभी जीव के जैव घटक और अजैव घटक होते हैं, ठीक है। जैव घटक मतलब जो जीवित हैं जैसे पेड़ पौधे हैं, है ना, हम मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, ये सब क्या हैं, जैव घटक हैं। जबकि अजैव घटक क्या हैं, जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज, ये क्या हैं, अजैव घटक हैं, है ना। इसको भौतिक कारक भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं,
यदि आप किसी बगीचे में जाएंगे तो आपको बहुत सारे पौधे जैसे कि घास, पेड़ दिखेंगे, गुलाब, चमेली या सूर्यमुखी जैसे फूल दिखेंगे, है ना, सजावटी पौधे। फिर आपको क्या दिखेगा, मेंढक भी दिख सकता है, कीट दिख सकता है, पक्षी और जंतु भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। ठीक है, यही लिखा गया है कि परितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्य आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो इसकी वृद्धि, जनन और जो क्रियाकलाप है वो परितंत्र के अजैव घटकों के द्वारा प्रभावित होते रहती है ना। तो जैसे कि ताप, वर्षा और वायु, मृदा, ये सब क्या करते हैं, इसके जो क्रियाकलाप है उनको प्रभावित करते हैं। और इसीलिए एक बगीचा जो है वो एक परितंत्र है। ठीक है, वन, तालाब, झील, ये जो है परितंत्र के मतलब अलग अलग प्रकार हैं। ओके, तो ये प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि बगीचा या खेत जो है वो मानव निर्मित या फिर कृत्रिम परितंत्र कहलाता है। ओके, हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार और जीवों के उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों में अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि स्वनिर्वाह परितंत्र कैसा होता है। तो ये स्वयं बनाया जाता है ना। कौन कौन से जीव सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा, है ना, चीनी और मंड का निर्माण कर सकते हैं। तो कौन कर सकते हैं, सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं और इनको क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। ओके, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, है ना। तो ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, उपभोक्ताओं को प्रायः शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, फिर एक और है परजीवी में बांटा गया है। तो क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि ये तो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपके घर में एक एक्वेरियम है ना, तो उसमें कुछ मछलियाँ और पौधे हैं जो मर गए हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब जीव मरता है? तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं। और ये सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं और फिर पौधों द्वारा फिर से उपयोग में ले लिए जाते हैं। ठीक है, इसकी उपस्थिति में मृत जीवों और पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप बता सकते हैं? क्या अपमार्जकों के न रहने पर भी जो मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति है वो होती रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए अपमार्जकों का होना बहुत जरूरी है। अपमार्जकों को अपघटक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 15.2 का 1, आहार श्रृंखला एवं जाल, इसको खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला क्या होता है? तो किसी भी प्राकृतिक समुदाय में पाया जाने वाला जीवधारियों का क्रम जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और पौधों से शुरू होने वाले इस क्रम में प्रत्येक जीव अपने से पहले जीव पर भोजन या ऊर्जा के लिए निर्भर होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। आप ये डायग्राम में देखिए, चित्र देखिए इसका, ये क्या है? एक सीधी श्रृंखला बन रही है ना। उत्पादक से उपभोक्ता तक एक सीधी श्रृंखला बन रही है। ये क्या है? घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र होगा, ये तालाब में और ये वन में। तो वन में हिरण देख रहे हो, हिरण क्या खाएगा? घास या पेड़ पौधे के पत्ते खाएगा। तो इस हिरण को कौन खाएगा? शेर। फिर ये आप घास के मैदान वाला देख रहे हो, इसमें टिड्डा घास खाएगा, फिर इस टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप, और फिर सांप को बाज या चील खाएगा। फिर ये तालाब में जो पौधे होते हैं तो उसको जो जलीय जीव जैसे छोटे छोटे झींगे या कीड़े होते हैं वो इस पर निर्भर होंगे। फिर इन जीवों को मछलियाँ खाएंगी और मछलियों को ये सारस खा लेता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? खाद्य
श्रृंखला कहलाती है, क्योंकि एक सीधी श्रृंखला के रूप में है। ठीक है, तो अलग अलग जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की ये श्रृंखला क्या करती है, आहार श्रृंखला का निर्माण करती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो। ठीक है, तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या फिर कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये पोषी स्तर का डायग्राम आप देख रहे हो, ये वाला। ठीक है, क्या बनाते हैं, प्रत्येक चरण जो है एक पोषी स्तर बनाते हैं। इसमें स्वपोषी या फिर उत्पादक जो है वो प्रथम पोषी स्तर, ठीक है, प्रथम पोषी स्तर है, और सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों या फिर उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। फिर शाकाहारी या फिर प्राथमिक उपभोक्ता, ये जैसे इसको भी आप इसके साथ कंपेयर करते जाइए। ठीक है, सूर्य प्रकाश में उत्पादक क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे संश्लेषण के द्वारा, फिर उसको प्राथमिक उपभोक्ता जो है जो कि शाकाहारी होंगे वो उसको ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो शाकाहारी और प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर, मतलब द्वितीय पोषण स्तर होंगे। ठीक है, फिर छोटे मांसाहारी या फिर द्वितीयक उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर, उसके बाद फिर बड़े मांसाहारी या फिर तृतीयक उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इसका इससे कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं, है ना, एक मिनट, वो हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत का कार्य करता है और अलग अलग कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए पर्यावरण के जो अलग अलग घटक हैं, है ना, उसकी परस्पर अनोन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, और यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक होती है। स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी और अपघटकों तक जाती है। जैसा कि ऊर्जा के स्रोत पिछले चैप्टर में हमने जाना था, है ना, कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा में के रूप में ह्रास हो जाता है ना। तो पर्यावरण के जो विभिन्न घटक है उसके बीच में ऊर्जा के प्रवाह का जो विस्तृत अध्ययन किया गया, और ये पाया गया कि क्या पाया गया कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों के द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, फिर जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है, और कुछ मात्रा का उपयोग पाचन जैसे जो जैव कार्यों में वृद्धि और जनन में होता है, जिसका उपयोग फिर खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल जाता है और अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% भाग ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, इसलिए आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या फिर 4 चरण की होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर 2 चरण ही, 1, 2 और 3 चरण पूर्ण हो रहे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, तो कितने चरण होती है, सामान्यतः 4 चरण की होती है। और प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है, और सामान्यतः जो निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या है वो अधिक होती है। इसीलिए उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई और जटिलता में काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 या अधिक प्रकार के जीवों के द्वारा खाया जाता है, जो कि स्वयं जो है वो अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं, और इस तरह से एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के बीच जो है आहार संबंध जो है वो शाखान्वित हो जाता है, जैसा कि आप पीछे देखेंगे। ये यहाँ पर
तो शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बन जाता है जिसे आहार जाल कहते हैं। तो चलिए आहार जाल क्या होता है जान लेते हैं। खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों के द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, इसको अब हम इधर समझेंगे। ठीक है, ये चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, अलग अलग जो उत्पादक हैं। फिर इन उत्पादकों को यहाँ पर क्या खा रहा है, झींगा खा रहा है, फिर झींगा और बिच्छू खाएंगे, फिर इसको मछली खाएगी, मछली को सारस खाएंगे, फिर सारस को शेर खा लेगा। फिर अगले पोषण स्तर में इस श्रृंखला में देखिए घास स्थल के, ये तो हो गया जली है ना, किसी तालाब का परितंत्र, ये हो गया घास स्थल का। तो घास स्थल में चूहे भी खाते हैं इसको, फिर इससे टिड्डे भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ से टिड्डों को मेंढक खाएगा, चिड़िया खाएगी, फिर इस मेंढक को चिड़िया को सांप खाएगा, सांप को गिद्ध खाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वोच्च मांसाहारी है। और ये जो है पोषण स्तर को दर्शा रहा है, ये जो लाइन है वो। ठीक है, फिर चूहा जो है नेवला के द्वारा भी खाया जाता है और चूहे को उल्लू भी खाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे खरगोश, खरगोश और चूहा इससे पोषण प्राप्त करेंगे, है ना। फिर खरगोश को भालू खा लेता है। फिर यहाँ पर भेड़ भी है, भेड़ को लोमड़ी खाएगा। फिर बकरी, बकरी को शेर भी खा लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक जाल बन जाता है। ठीक है, इसे ही खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला जो होती है एक सीधे लाइन में होती है सिर्फ है। फिर खाद्य जाल सीधे लाइन में ना होकर एक जाल के रूप में बिखरा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऊर्जा प्रवाह है ना, ऊर्जा प्रवाह से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय या फिर एक ही दिशा में होता है। ठीक है, स्वपोषी जीवों के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा फिर से सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती और शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा फिर से स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। जैसे ये जो विभिन्न पोषी स्तरों पर जो क्रमिक स्थानांतरण होता है वो होता रहता है और अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। ठीक है, तो आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम ये भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ रासायनिक पदार्थ जो है आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है ना। इसका कारण है कि जो विभिन्न फसल है उसमें रोग जो है उत्पन्न होते हैं और उनसे बचने के लिए पीड़कों मतलब पीड़क जो हानिकारक जो पीड़कनाशी उनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो पीड़कों से बचने के लिए पीड़कनाशक और रसायनों का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। तो ये रसायन जो हैं वो बहकर मिट्टी और जल स्रोत से मिल जाते हैं। तो मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल और खनिजों के साथ साथ अवशोषण हो जाता है। फिर जलाशयों से ये जलीय पौधों और जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत है ना, इसका डिकम्पोज नहीं हो पाता है। तो ये प्रत्येक पोषी स्तर पर मतलब संग्रहित होते जाता है। ठीक है, बढ़ते क्रम में, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य जो है वो सबसे शीर्ष में होता है, इसीलिए हमारे शरीर में ये रसायन जो है सबसे अधिक मात्रा में संचित होते रहता है, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे जो खाद्यान्न है जैसे कि गेहूं और चावल, सब्जियां, फल और मांस में पीड़क रसायन के जो अवशिष्ट हैं वो अलग अलग मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी से धोकर या और किसी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये पीड़कनाशी जो है उनका कम से कम यूज करना चाहिए। जैव खाद जो है जैविक खाद उसका यूज करना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं 15.3 हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो हम सब पर्यावरण का मिला जुला रूप है,
मतलब समेकित भाग हैं और पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं, है ना। फिर जो हमारे क्रियाकलाप हैं और जो हमारी गतिविधियां हैं वो हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो क्रियाकलाप है वो पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इस चैप्टर में हम पर्यावरण के संबंध में 2 समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है, और दूसरा है कचरा प्रबंधन। ठीक है, तो ओजोन परत का अपक्षय और अपशिष्ट निपटान, इन दोनों को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 15.3 का 1, ओजोन परत तथा यह किस प्रकार से अपक्षयित होता है। तो ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। ठीक है, जबकि सामान्य ऑक्सीजन, इसके विषय में हम प्राय चर्चा करते हैं कि इसके अणु में 2 परमाणु होते हैं, O2 लिखते हैं ना। तो जहां ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन एक आवश्यक कार्य संपादित करता है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है, और ये पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए बहुत हानिकारक है। एग्जाम्पल के लिए ये गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। ठीक है, तो वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनाती है। ठीक है, तो उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन अणु जो है विघटित होके, ठीक है, ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं, एक परमाणु बनाते हैं। अणु, ये तो O2 अणु हो गया। जब ऑक्सीजन अलग अलग विघटित हो गया तो इसको हम परमाणु कहेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर जुड़कर क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में बहुत तीव्रता से गिरावट आने लगी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया है, और इसका उपयोग कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर में और अग्निशमन के लिए किया जाता है। फिर 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाएगा, जो कि नहीं हो पा रहा है अभी तक की। और आप जान रहे हो कि अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना वायरस के कारण, तो जिसके चलते प्रदूषण जो है वो अपने निम्नतम स्तर पर है ना। तो जैसे ही लोगों का आना जाना और चलना फिरना फिर से शुरू होगा गाड़ियों के द्वारा और बहुत सारे कारणों के द्वारा, उद्योग धंधे जो अभी ठप पड़े हुए हैं वो फिर से चलने लगेंगे और फिर से प्रदूषण जो है बढ़ने लगेगा। अगर मानव अभी भी समझ गया, अपनी जो हानियों को देखकर, जितनी हानियां हुई हैं उसको देखकर अगर सीख गया, तो आगे जो बेवकूफ़ियाँ करता आया है उसको नहीं दोहराएगा और मेरे ख्याल से पर्यावरण को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। और आपसे भी यही उम्मीद है। ठीक है, फिर देखते हैं 15.3 का 2, कचरा प्रबंधन। तो फ्रेंड्स, किसी भी नगर या कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं, और किसी पर्यटन स्थल पर आप चले जाइए तो आपको वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो खाद्य पदार्थों की थैलियाँ हैं वो इधर उधर फैली हुई दिख जाएंगी। पिछले चैप्टर में हमने स्वयं के द्वारा जो उत्पादित कचरे हैं उससे निपटान के उपायों के बारे में चर्चा की थी। आइए अब हम इस समस्या की गंभीरता से ध्यान देते हैं कि ये कितना घातक हो सकता है ना। तो हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ साथ उत्पादित जो कचरे की मात्रा है उसमें भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है, और हमारी जो अभिवृत्ति है उसमें परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है इसमें, है ना। हम लोग इतने भौतिकवादी हो गए हैं कि प्राकृतिक चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, प्रकृति को हमेशा नुकसान पहुंचाने पे तुले हुए हैं। ठीक है, तो हम जो प्रयोग की गई जो वस्तु है उसका प्रयोग करने, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्पोजेबल होते हैं, है ना, जिसको यूज़ करके फेंक दिया जाता है। ऐसी वस्तुओं का उपयोग करने लग गए हैं, और पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव हुआ है।
है ना। मान लो आप कोई एक मिठाई खरीदते हो, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप पे एक ऐसा मैसेज देखा था कि एक मिठाई को 3-4 बार पैकिंग किया गया था, है ना। तो उसमें इतनी सारी प्लास्टिक का यूज़ किया गया था जो कि मेरे ख्याल से तो सही नहीं है ना। तो पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव से जो अजैव निम्नीकरण वस्तु के कचरे हैं उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है। तो आपके विचार से इन सब का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, आप एक बात पर विचार कीजिए कि हम कभी ट्रेन से सफ़र करते हैं, है ना। तो आप अगर अपने घर के लोगों से पूछेंगे या फिर उन्हें याद होगा कि पहले जो रेलगाड़ियों में चाय कांच के गिलासों में दी जाती थी, जो चाय वालों को वापस कर दिया जाता था। सिर्फ ट्रेन में ही नहीं और बहुत सारे जगहों पर ऐसा ही होता था। तो ये जो डिस्पोजेबल कप और गिलास हैं, इसके उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वो स्वच्छ और स्वास्थ्यकर हैं। उसी समय किसी ने भी कल्पना ये नहीं की थी कि जो हमारे प्रतिदिन के लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कप हैं का उसका मतलब इम्पैक्ट क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। तो कुछ समय पहले कुल्हड़ मतलब मिट्टी के पात्र, है ना, उसको विकल्प के रूप में लाया गया, पर इस पर विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा, है ना। तो अब क्या है, अब कागज़ के डिस्पोजल कप का यूज़ किया जा रहा है। तो आपके विचार में क्या डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज़ के डिस्पोजेबल कप के इस्तेमाल में क्या लाभ है, आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरण अथवा अजैव निम्नीकरण हो सकता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, है ना, मैंने बताया आपको। तो हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, बिल्कुल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं चाहूँगी कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग कम से कम प्लास्टिक की थैलियों का और ऐसे जो कचरे हैं, है ना, जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, उसको रीयूज़ करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, और इसका निपटान भी ऐसे किया कीजिए कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट किया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और घर पर ही रहिए। ठीक है, 21 दिन का लॉकडाउन है जिसमें आज मेरे ख्याल से 5 दिन पूरे हो गए हैं। तो घर में रहने में ही सुरक्षा है।